के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का जो हम टारगेट किए थे उसी को सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये डे नंबर 6 होगा। इससे पहले दोस्तों 5 सेशन हम कर चुके हैं जिसमें आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए डेली 20 क्वेश्चन इस टाइम करते हैं रात को 9 बजे। बाकी दोस्तों कोशिश करता हूँ मैं मॉर्निंग में एक सेशन साइंस की लगा दूँ आप सब के लिए, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का, जो भी मिसलेनियस होगा या फिर टॉपिक वाइज होगा, जैसे भी होगा कोशिश करता हूँ मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की। और करंट अफेयर की बात रही तो करंट अफेयर का दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे आपको देता हूँ, इंस्टाग्राम पेज पे जहाँ पे 2,27,000 स्टूडेंट हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं, उनको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड करा जाता है, साथ ही इंपॉर्टेंट जीके भी प्रोवाइड करा जाता है। उसका लिंक दोस्तों हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। इससे पहले वाले सेशन में भी दिया था जिसका काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरह से एक क्वेश्चन फॉर यू करके क्वेश्चन देता रहूं और आप सभी कमेंट करते रहें। क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। इनमें से आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, जो भी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं सीधे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों आप सभी से बोलना चाहूँगा, हमारा चैनल अभी नया है तो सर्च लिस्ट में नहीं आता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप एक बार यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, जब भी आपको टाइम मिले 10 सेकंड का, तो सर्च करना है कैरियर जोन बाय विकास झा। कैरियर जोन बाय विकास झा सर्च करना है आपको, जब भी टाइम मिले 10 सेकंड का, दिन में 3-4 बार जब भी कर सको अगर, तो आप सभी के लिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है ये आप एक बार कीजिएगा दिन में कभी भी। चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्म ही पूजा है यह कथन किसने दिया था? कर्म ही पूजा है यह कथन किसने दिया था, या कह सकते कर्म ही पूजा है यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों कर्म ही पूजा है का नारा दिया था। साथ ही दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी के बारे में और कौन सा उन्होंने नारा दिया था, तो बात कर देते हैं, ये था करो या मरो। करो या मरो का नारा किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला दिया था इन्होंने भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा भी किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगर बात करें दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या दिया था? जन गण मन। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने क्या दिया था? जन गण मन का नारा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और अगला है एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी ने भी दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने भी दिया था। और वो उन्होंने दिया था क्या चीज़? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और कुछ जो फेमस नारा है उनको भी हम देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद को किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक। अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ को नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आराम हराम है का नारा दिया था किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। आराम हराम है। वंदे मातरम बहुत बार पूछता है दोस्तों एग्जाम में, वंदे मातरम का नारा किन्होंने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। हे राम बताओ, हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू जी। दिल्ली चलो और जय हिंद दोनों ही का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत समझ आया होगा, जो भी साथ में था इससे रिलेटेड वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है।
दूसरा प्रश्न है नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? ऑप्शन ए है पूर्व की ओर, ऑप्शन बी है पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है उत्तर की ओर और ऑप्शन डी है दक्षिण की ओर। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण की ओर। नेत्रावती नदी जो है दोस्तों दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। अगर बात करें एक और क्वेश्चन देते हैं ज्योग्राफी से, दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है वो किस मंथ में आती है? मतलब कि दक्षिण पश्चिम की जो मानसून होते हैं वो कब से कब तक रहते हैं या फिर कब से कब तक रहते हैं इंडिया में? हाँ, दक्षिण पश्चिम के मानसून ये रहते हैं जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम की जो मानसून होती है दोस्तों वो जून से सितंबर तक इंडिया में रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है दोस्तों किन दो पर्वतों के बीच में पश्चिम दिशा की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां किन दो पर्वतों के बीचों बीच से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं? तो इसका आंसर होगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा और ताप्ती नदी जो है बीचों बीच बहती है। अलमाटी बांध, बहुत बार क्वेश्चन आया है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी कहाँ? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी के ऊपर अलमाटी बांध स्थित है। चलते हैं अगला सवाल को हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है उदयगिरी, ऑप्शन सी है केरल एंड ऑप्शन डी है जैसलमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए मैसूर। नंदी हिल्स जो है दोस्तों किस शहर के पास बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। वही बात करें दोस्तों गोरखपुर, पूछा गया है एग्जाम में, गोरखपुर किस नदी के तट के पास में बसा हुआ है? राप्ती नदी। राप्ती नदी इसका क्वेश्चन आंसर होगा। राप्ती नदी के तट पर दोस्तों गोरखपुर बसा हुआ है। चलते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? श्री हरिदास, ऑप्शन बी पंपा, ऑप्शन सी कंपन एंड ऑप्शन डी रविकृति। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंपा। पंपा जी को कन्नड़ भाषा का आदि कवि के रूप में जाना जाता है। याद रहेगा ये चीज़ें। बताना है एक चीज़ और बताऊं, डेविस कप का संबंध दोस्तों, डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। अगर ऑप्शन में टेनिस और लॉन टेनिस दोनों रहे तो आप इसको टिक करना, लॉन टेनिस को। ऑप्शन इसका ये वाला सही होगा। टेनिस भी है लेकिन अगर लॉन टेनिस नहीं है तो टेनिस देगा, टेनिस के साथ में अगर लॉन टेनिस हो तो फिर ये वाला ऑप्शन टिक करना, लॉन टेनिस का। पांचवा प्रश्न है गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कोलार एंड ऑप्शन डी है होयसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलार। गंग वंश की प्रथम राजधानी जो थी कौन सी थी? कोलार थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। सातवां प्रश्न है दोस्तों कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जब इसका रिएक्शन होता है CaO का H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है Ca*OH का होल 2/, तो इस तरह से इसका रिएक्शन बनता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी चूना में जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? Ca*OH का होल का 2/। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी एंड ऑप्शन डी है गंगा। तो नागार्जुन सागर जो दोस्तों किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में दोस्तों अगर बात करें और इस पे कौन सा बांध बना हुआ था? अलमाटी बांध बना था। अलमाटी बांध कहाँ पे था? कर्नाटक में था। कर्नाटक में किस नदी पर था? कृष्णा नदी पर था। नेक्स्ट प्रश्न है
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी पुणे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि केंद्रीय आलू अनुसंधान यह कहाँ पर है? शिमला में है, शिमला में है। अगर बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? कटक। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा स्थित में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर है? भावनगर। भावनगर कहाँ है? गुजरात में है, याद रहेगा ये चीज़ें। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पर है? कासरगोड। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पर है? कासरगोड में है। केंद्रीय दाल अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय दाल अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रहेगा। अगर बात करें केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। अभी मैंने आपको बताया कि दलहन वाला लखनऊ बोला था, लेकिन लखनऊ नहीं है, कानपुर है, याद रखना। केंद्रीय दलहन जो शोध संस्थान है कानपुर में स्थित है। चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है पोलियो वायरस की खोज 1908 में किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज 1908 में किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन बी है एडविन पोपर एंड ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर और एडविन ने मिल करके किसकी खोज की थी? पोलियो वायरस की खोज की थी। दोस्तों मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना। जब भी ये सवाल आए मैकमोहन रेखा तो ध्यान रखना मोहन जाएगा चाइना। मोहन कहाँ जाएगा? मोहन चाइना जाएगा। मोहन कहाँ जाएगा? चाइना जाएगा। तो मैकमोहन रेखा कहाँ हो जाएगा? चाइना, चाइना में हो जाएगा। डूरंड रेखा भारत और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? रेड क्लिफ। हमेशा रेड अलर्ट किसके साथ में होता है इंडिया का? आप कह सकते हैं रेड अलर्ट। इससे याद रखना, एक लॉजिक बताऊं, रेड अलर्ट हमेशा किसके साथ होता है? भारत का पाकिस्तान के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा होगा? रेड क्लिफ होगा। मोहन कहाँ जाएगा? चाइना जाएगा। चाइना जाएगा तो मतलब मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में हो जाएगा, याद रहेगा ये चीज़ें। अगर बात करें 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 11वां प्रश्न है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोचीन नगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है मालाबार, ऑप्शन डी है कालीकट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, कोचीन नगर को। कोचीन नगर को दोस्तों अरब सागर की रानी के रूप में कहा जाना जाता है। कोचीन नगर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ का शब्द आपको पता होगा दोस्तों, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन फेमस है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। इसके सृजनकर्ता कौन थे? चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है उसके सृजनकर्ता या निर्माणकर्ता कह सकते कौन थे? नेकचंद। नेकचंद चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है उसके निर्माणकर्ता कौन थे? नेकचंद। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 12वां नंबर का। 12वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? 1 लाख है, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 50 लाख, ऑप्शन डी है 1 करोड़। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार शांति के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इस अवार्ड के तहत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने, कार्ल बेंज, या फिर रुडोल्फ डीजल, या फिर डेव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंज। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर का। 14 नंबर है सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी KOH, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। सबसे जो दुर्लभ क्षार है दोस्तों कौन सा है? अमोनिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, थल समीर नाम सुना होगा आपने, थल समीर एवं समुद्री समीर, इसके बनने का कारण क्या है? तो इसका बनने का कारण है संवहन। याद रखना, थल समीर और समुद्री समीर के बहने का कारण क्या है? संवहन इसका कारण होता है। तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर सभी गैस कितना स्थान घेरती है? शून्य गैस घेरेगी। तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने पर सभी जो गैस हैं वो कितनी स्थान घेरती है? तो 0 गैस घेरती है, यानी कि शून्य स्थान घेरती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1942, 1949, 1969 एंड 1972। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी नर्मदा। तो पुलकेशिन सेकंड ने दोस्तों हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पराजित किया था, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा में जो दोस्तों लोथल नाम का जगह मिला था वो किस राज्य में था? गुजरात में स्थित था। हड़प्पा के जो स्थल थे लोथल वो गुजरात में स्थित था। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। अलमाटी बांध पढ़ा था हमने, कहाँ पे था ये? कृष्णा नदी पर था। कहाँ? और कृष्णा नदी कहाँ पे, किस राज्य में? कर्नाटक। याद रहेगा ये। अभी हमने ये पढ़ा था गोरखपुर किस नदी पर के पास में स्थित है, तट पर स्थित है? राप्ती नदी। राप्ती नदी के तट पर था। इतनी चीज़ें याद रहेगा। चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया था? 1935, 1945, 1955 एंड 1965। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 1955। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद से उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। और वो कब कर दिया गया? 1955 ईस्वी में कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी। जीडीपी के द्वारा दोस्तों किसी भी देश का जो ग्रोथ है उसको मापा जाता है, जो कि बेस्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं हम। किसी देश की ग्रोथ को मापने का जो बेस्ट एलिमेंट है या तरीका है वो किसके थ्रू होता है? जीडीपी के थ्रू होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर का प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी जौ। जौ दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1868, 1876, 1892। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसमें? 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी आज हमने डिस्कस किया। कल के वीडियो में और भी अच्छा डिस्कस करने की क्वेश्चन करेंगे।
कुछ और कर देते हैं, बता देता हूँ साथ में आपको। दोस्तों अशोक, आप सभी नाम सुना होगा। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। बात करें अगर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। किसकी? सूर्य वंश की नींव। सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।